Good evening. Myself Dr. Prem Prakash and I welcome you in geography class of Rajiv Gandhi Government Women College Bhiwani. So today I am going to start new chapter, that is 14th chapter, Green Revolution. ग्रीन रिवोल्यूशन होता क्या, हरित क्रांति होती क्या है और इंडिया में और वर्ल्ड में कैसे शुरू हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ है कृषि उत्पाद में हुई उस तीव्र वृद्धि से है जो नई तकनीकी तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से हो रही है। यद्यपि हरित क्रांति का शब्द सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। सन 1968 में ये पहली बार शब्द यूज किया गया था। हरित क्रांति के जन्मदाता होने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बारलाग ने को जाता है। उनको इसी बेस पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर बरलाग द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए गए धरती हिलाऊ जो बदलाव थे उसी को कृषि में एक भूचाल लाने की बात कही जाती है। हम देखें तो वर्ल्ड में तो हुआ ही था, लेकिन इंडिया में भी हरित क्रांति का विकास और हरित क्रांति की वजह से काफ़ी विकास हुआ था। हम देखते हैं कि ये कब शुरू हुआ था और इंडिया में क्या क्या बदलाव हुए। भारत में हरित क्रांति को हम लोग देखें तो 1960 के दशक में भारत की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई थी। खाद्यान्नों की कमी को देखते हुए 1966 के पश्चात कृषि विकास का एक बृहद कार्यक्रम बनाया गया जो 3 तत्वों पर निर्भर करता था। तीनों तत्व क्या कौन कौन से हैं? जल, उर्वरक तथा बीज। इन सब तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हरित क्रांति को लाया गया था। हरित क्रांति से भारत में कृषि उपजों में विशेषकर खाद्यान्नों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सफलता हुई थी। उदाहरण के लिए 1967 के खाद्यान्नों के उत्पादन में 1966 की तुलना में लगभग 25% की वृद्धि हुई थी, जो कि बहुत बड़ी वृद्धि थी। इतनी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई थी। अगर हम इतनी वृद्धि की बात करें योजना काल के पिछले 16 वर्षों में कभी इतनी वृद्धि नहीं हुई थी। इसी प्रकार 2005-06 में खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 के मुकाबले 4 से 5 गुना ही अधिक हुआ था, जबकि इस अवधि के खाद्यान्नों के अंतर्गत भूमि के क्षेत्रफल में केवल 1.5 गुना वृद्धि हुई थी। तो इसमें हम लोग देखें तो हरित क्रांति के आने के बाद में काफ़ी हमारे उसमें देश में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अब देखते हैं हरित क्रांति के लाने वाले कारक कौन कौन से थे। अनेक कारक थे। इसमें क्या विशेषताएं क्या क्या थी, इसकी विशेषता भी अनेक थी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हरित क्रांति के 1 बाय 1 कौन कौन से जो सुधार किए गए, विशेषताएं इसकी कौन कौन सी थी। तो नंबर 1 पर हम लोग देखें तो उन्नत बीज का प्रयोग किया जाने लगा। पहले हम लोग जो बीज इस्तेमाल करते थे तो किसानों को ये पता ही नहीं था कि कौन सा बीज इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो हाइब्रिड बीज वगैरह इस्तेमाल करके और नई तकनीकी से बीजों का उपयोग किया जाने लगा। इन बीजों को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा तैयार किया गया और इस बीज को किसानों को यूज के लिए दिया गया, जिससे कि उत्पादन काफ़ी बढ़ा। इसके बाद दूसरा जो कारण है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। पहले हम लोग रासायनिक उपयोग जो उर्वरक का इस्तेमाल करते थे वो हम लोग गोबर वगैरह इसे लोकल जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद में 1967-68 में केवल 11 लाख टन उर्वरक का प्रयोग किया गया, जो बढ़कर 2008-09 में 184 लाख टन हो गया। उर्वरकों की इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और इसकी वजह से भी काफ़ी जो हरित क्रांति में काफ़ी बढ़ावा मिला और काफ़ी इस हेल्प हुई। हरित क्रांति को में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। सिंचाई के विस्तार को हम लोग देखें तो पहले भी सिंचाई में काफ़ी फर्क था। सिंचाई काफ़ी लिमिटेड उसमें होती थी। कुछ ही महीनों में सिंचाई होती थी, कुछ ही महीने इसकी सिंचाई होती थी और इसमें असमानता थी, अनिश्चितता थी और कोई भी निश्चित हमारे पास समय नहीं था सिंचाई के लिए। परिणाम स्वरूप कृषि के विकास की दर हमेशा धीमी रही। सन 1967 के बाद भारतीय कृषि में सिंचाई के विस्तार पर बल दिया गया। उदाहरण के लिए सन 1965-66 में केवल 320 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, जो 2017-18 में बढ़कर 1028 हेक्टेयर हो गई, जो कि काफ़ी इसमें काफ़ी बढ़ावा हुआ। चौथे स्थान पर हम लोग देखें तो आधुनिक कृषि यंत्रों का भी प्रयोग इसी काल में हुआ था। पहले हम लोग जो लोकल जो
किसानों के पास हल वगैरह थे, उससे इसका किया जाता था। आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करके जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ड्रिल पिकर, बिजली की मोटरें, पंपिंग सेट आदि प्रमुख इसमें लाए गए और इसमें काफ़ी बदलाव हुआ, और जिससे कि कृषि को में उपजाऊपन जो कृषि का जो उपजाऊ शक्ति थी उसका इस्तेमाल करके और इसमें कृषि में उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी की गई। इसके बाद हम लोग देखें तो 5वें स्थान पर कीटनाशक औषधि का प्रयोग भी किया गया। हमें पता है कि पुराने समय में हमारे खेती को मैक्सिमम नुकसान कीटों की वजह से होता था। जो हमारी कृषि होती थी उसमें कीट काफ़ी खेती का नुकसान कर देते थे, जैसे उपजाऊपन जो उपजाऊ हमारे अनाज वगैरह थे, जो उपज होती थी उसका काफ़ी नुकसान हो जाता था। लेकिन इस हरित क्रांति के अंतर्गत जो कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल किया गया, इससे कीटों के नुकसान से हमें हमारी काफ़ी बचत हुई। अगर छठे स्थान पर हम लोग देखें तो बहुफसली खेती। हम लोग खेती को एक ही साल में कई तरह की खेतियाँ करने लगे। पहले हम लोग एक साल में एक तरह की खेती करते थे और एक खेत में एक ही वर्ष में कई फसलें बोई जाने लगी। उदाहरण के लिए यदि किसी खेत में अप्रैल में गेहूं की फसल काट ली जाती तो मूंग आदि फसल बो दी जाती थी। तो इस प्रकार एक खेत में कई फसलों का जो उत्पादन हमें मिलने लग गया है। तो अगर हम लोग देखें सन 1969-70 में, तो जहाँ केवल 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर हुई फसल खेती की गई, वहाँ सन 1917-18 में ये खेती 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर की गई। तो ये डेटा हमें बताते हैं कि काफ़ी बदलाव आया। इसके बाद हम लोग देखें किसानों की सुविधा के लिए ऋण सुविधा के शुरू की गई। किसानों के पास नए बीज इस्तेमाल करने के लिए, उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए और जो कृषि के यंत्र उससे इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो गरीब किसानों को लोन देकर, सरकारी सहायता देकर और इसमें जो खेती बाड़ी का जो तरीका है उसमें नयापन लाने के लिए और ये लोन सुविधा शुरू की गई, जिससे कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। और अगला जो हम लोग देखें मृदा परीक्षण। किसानों को ये पता ही नहीं था कि किस मिट्टी में कौन सा अनाज, कौन सी दालें, कौन सी चीज़ें ज़्यादा उत्पादन होती हैं। तो उस चक्कर में वो अपनी खेती में वही चीज़ें बोता चला जाता था जिसका कि उसे पता नहीं था। तो इसमें मृदा परीक्षण का एक अलग से युग शुरू हुआ। मिट्टी को परीक्षण करने के बाद में वो कौन से खेती के लिए सूट करती है, इस चीज़ को लाया गया और वही खेती की गई जो कि मिट्टी के लिए सूट करती है, जिससे कि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसके बाद हम लोग देखें तो मृदा संरक्षण। भूमि के कटाव को रोकने के लिए काफ़ी जो भूमि का उपजाऊपन है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो उपजाऊ शक्ति होती थी वो बह के चली जाती थी। तो उसको रोकने के लिए पेड़ वगैरह लगाए गए, हरित क्रांति लाई गई और उसको नुकसान होने से, जो उपजाऊ शक्ति उसको नुकसान होने से बचाया गया। तो इससे भी काफ़ी फायदा हुआ। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ग्रामीण विद्युतीकरण। खेतों में बिजली की लाइनें बहुत कम होती थी, जिससे कि किसानों को पानी देने में, बाकी चीज़ों में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता था और खेती में अच्छी तरह हल चलाना वगैरह ये जो है वो मैनुअल होता था और खेती को अच्छी तरह जोत नहीं पाते थे। इसकी वजह से वो खेती हम लोग अच्छी तरह नहीं कर पाते थे और खेती की उपजाऊ जो शक्ति है उसका इस्तेमाल न किए बिना हम लोग पूरी खेती ले नहीं पाते थे। तो ये विद्युतीकरण आने के बाद में कृषि क्षेत्र में काफ़ी एक बदलाव आया। नेक्स्ट हम लोग देखें कि बिक्री संबंधी सुविधा। किसान अपने लोकल आड़तियों से अपना जो फसल होती है उसको बेचते थे। इसमें किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलता था। अभी सरकार ने मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर दी, उससे लोग किसान जाके अपना जो अनाज है वो मार्केट में जाके बेच सकते थे। इससे एक्चुअल उपज का हमें पता लगता था और किसानों को भी इससे काफ़ी लाभ होता था। नेक्स्ट हम लोग देखें उपजों का समर्थन। सपोर्ट प्राइस क्रॉप्स का भी सरकार ने शुरू किया, जिससे कि किसानों को मिनिमम जो अनाजों का मूल्य है उसमें दिया जाने लग गया, तो जिससे उससे भी काफ़ी उसमें फ़ायदा हुआ। तो ये थी हमारे जो विशेषताएं क्या थी कृषि की, इसमें हमने क्या क्या जो चेंजेज आए उसको हमने देखा है। हरित क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए। आप लोग देखते हैं कि हरित क्रांति के प्रभाव कौन कौन से होते हैं और इस हरित क्रांति की वजह से क्या क्या इफेक्ट हमारी खेती पर पड़े हैं। तो सबसे पहले है कि पूंजी गहन खेती जो है, जो कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, उसमें काफ़ी बदलाव आया। तो हरित क्रांति क्योंकि एक पैकेज टेक्नोलॉजी है, इसका भरपूर लाभ किसानों तभी उठा सकते हैं
जब उसके पास विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र, उर्वरक, प्रमाणित बीज आदि खरीदने की क्षमता होती है। तो इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा और ये किसान आगे जाके इसी चीज़ का इस्तेमाल करने लगे। अगर हम लोग दूसरी चीज़ पे देखें, किसानों की समृद्धि के बारे में देखें, अगर उपज ज़्यादा होगी तो किसान समृद्ध होगा और आगे जाके वो उस अपने पैसे का इस्तेमाल करके एक अच्छी खेती कर सकता है। तो किसानों की समृद्धि का भी एक काफ़ी चेंज आया इसमें अंदर। फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि, अगर हम लोग नई खेती तकनीक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो फसलों की उपज ज़्यादा होती है और खेती का सुधार भी ज़्यादा अच्छा होता है और हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी खेती होती है। तो काफ़ी इसका एक रिवोल्यूशन आ गया खेती में, उपज में, इसमें काफ़ी रिवोल्यूशन आ गया। इसके बाद जो इसका इफेक्ट है वो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। भारत को पहले अनाज काफ़ी आयात करना पड़ता था। अभी क्या है, ज़्यादा उपज बढ़ने से, कृषि हरित क्रांति आने से उपज बढ़ गई और हम जो दूसरे देशों पर निर्भर करते थे, आयात करते थे और उसके बाद हम लोग दूसरे देश से जो अनाज लेते थे काफ़ी महंगा मिलता था। अब हमारे देश में ही पैदा किए जाने लग गया और उसे पैदा होने से काफ़ी बदलाव आया हमारे इसमें। उसके बाद में जो लाभ की जो प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स जो है, उसका भी लाभ का भी हरित क्रांति का जो हुआ उसका भी किसानों को उसमें काफ़ी फायदा हुआ। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जो हम लोग लुधियाना में एक सर्वेक्षण के ज्ञात हुआ कि किसानों अपनी पारिवारिक आय में 55% भाग खेतों के विकास में लगा रहे हैं। तो देख लो कितना काफ़ी, और मोर देन 50% जो लाभ है उसको कृषि विकास में लगा रहे हैं। इससे कृषि विकास में काफ़ी फायदा हुआ। इसके बाद हम देखें उद्योगों का विकास। हमारे जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और नॉर्थ एरिया में मैक्सिमम जो कृषि है, जो उद्योग है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। कृषि पर आधारित रॉ मटेरियल जो है कृषि पर आधारित है। तो उसमें जो उद्योगों को भी इससे काफ़ी बढ़ावा मिला। तो इसका भी हरित क्रांति से काफ़ी संबंध है। कीमतों पर प्रभाव, अगर हमें रॉ मटेरियल मिलने लग गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बचने लग गया तो उससे भी हमें काफ़ी प्रभाव पड़ा इसका उद्योगों पे और हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसके इस्तेमाल में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। और हम लोग देखें ग्रामीण रोजगार, ये भी काफ़ी बड़ा एक इफ़ेक्ट है। जो ग्रामीण रोजगार है इसमें काफ़ी बढ़ावा हुआ। जो हम लोग खेती और मजदूर जो अपना काम करते थे उसको नई मशीनें यूज करने के लिए, बिजली के उपकरण यूज करने के लिए ग्रामीणों को काफ़ी रोजगार मिला। तो ये काफ़ी बड़ा एक बदलाव हमारे जो उसमें कृषि उद्योग में आया। किसानों की सोच में बदलाव, किसान अब सोच अपनी बदल चुके थे। हरित क्रांति के बाद में जब कृषि में उत्पादन में बढ़ गया और मशीनें नई आ गई, उनकी शारीरिक जो मेहनत थी वो कम हो गई। जो मैक्सिमम पशुओं पे इंसान की जो फिजिकल जो काम था वो कम हो गया और मशीनों पर डिपेंड हो गया। तो इससे भी काफ़ी किसान की सोच में बदलाव आ गया और किसान डे बाय डे प्रोग्रेस करने लग गया। तो ये था आपका 14th चैप्टर। तो 14 चैप्टर के बाद में इसमें 2-4 फायदे भी हैं, इसके गुण दोष भी हैं। जैसे गिनी चुनी फसलें हमारे उसमें गिनी जाने लग गई, क्योंकि पहले हम लोग कोई भी सभी तरह की फसलें बोते थे। इसके बाद में ये गिनी चुनी फसलें जिसमें उत्पादन ज़्यादा होता है, उसके बाद इसके वही उत्पादन हम लोग करने लगे जो उत्पादन हमें फ़ायदा देता था। उसका सीमित प्रदेश, जो हम ये खेती बाड़ी है 40% भाग पर पड़ा, शेष ये 40% भाग पर इसका इफेक्ट पड़ा, कुछ भागों पे इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद आर्थिक असमानता आ गई। कुछ भागों में जहाँ पर कृषि के जो महंगी कृषि है, महंगी उत्पादकता है, उसको ज़्यादा बोने लग गए। कुछ तो ज़्यादा गरीब हो गए, कुछ ज़्यादा अमीर हो गए। तो जो बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो गया इसका। और जो बड़े जमींदार थे उनको लाभ इसका ज़्यादा हुआ और जो छोटे जमींदार थे उनको इसका लाभ कम हुआ। बेरोज़गारी बढ़ गई। अगर मशीनों से हम लोग काम करने लग गए तो बेरोज़गारी बढ़ गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि किसान पहले हाथ से काम करता था, उसके बाद ये मशीनों पर डिपेंडेंट रहने लग गया। कृषि उत्पादन की घटती वृद्धि जो ग्रोथ रेट है उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी फ़र्क पड़ गया खेती में। तो ये थी आपकी आज की हरित क्रांति का चैप्टर। आप लोग इसको अच्छी तरह याद कर लेना और इसमें क्वेश्चंस बनाकर, अपने नोट्स बनाकर और इसको आगे आप लोग करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में।